Ris Indica. हेलो डियर एस्पायरेंट्स, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 23 जून 2023। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। इकोनॉमी से जुड़ी हुई कुछ न्यूज़ हैं, कुछ वर्ल्ड लेवल पर जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी हुई न्यूज़ हैं और कुछ मिसलेनियस में भी न्यूज़ हैं जो जनरली प्रधानमंत्री मोदी का जो यूएस में जाना हुआ है उससे जुड़ी हुई काफ़ी सारी जो है न्यूज़ हैं। सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई भी कुछ न्यूज़ हैं जो हमने हाल ही के कुछ दिनों में भी कवर की हैं। स्टार्टिंग विद द इकोनॉमिक सेक्शन, तो देखिए एक बहुत अच्छा हमें पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है कि जो कंपनी है माइक्रॉन, इट हैज़ अनाउंस टू इन्वेस्ट अप टू $825 million इन चिप असेंबली प्लांट इन गुजरात। और गुजरात इसलिए यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है माइक्रॉन द्वारा। देखिए ये चीज़ ये दिखाता है कि पहले इंडिया के केस में दो मैं आपको न्यूज़ बताऊंगा आज, नॉट जस्ट रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर बट ऑल्सो रिलेटेड टू दी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस, जिसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक एमओयू साइन करा है कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग वो करेगा जेट इंजन्स की। वैसा ही सेम आपको क्या देखने को मिलता है, माइक्रॉन जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करेगी और चिप असेंबली प्लांट के लिए जो है मदद करेगी और 2024 तक सेमीकंडक्टर का जो प्लांट है वो गुजरात में लगाया जाएगा। यहाँ पर जो मेन समझने वाली बात वो ये है, पहले भारत में होता ये था, हम बाहर से टेक्नोलॉजी कोई प्रोडक्ट बना उसको बाहर से इंडिया में लाते थे, जिससे उस पर प्राइस तो इन्फ्लेट उसका होगा ही, उस पर टैरिफ्स वगैरह भी लगते थे। बट अब इंडिया जो है यूएस के साथ पार्टनरशिप में एमओयूज के जरिए और उसकी जो कंपनीज हैं, यानी कि यूएस की कुछ बड़ी जो कंपनीज हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर की हों चाहे वो जनरल इलेक्ट्रिक जैसी बड़े बड़े नाम हों, अब वो भारत में आकर जो प्रोडक्ट है या जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो फैब्रिकेशन प्लांट है उनको सेटअप कर रहे हैं। तो ये आप देखेंगे, इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, रेदर देन कि केवल और केवल प्रोडक्ट किसी देश को दे देना। ये इस बात को शो करता है कि यूएस जो एक डेवलप्ड कंट्री है अब भारत को बहुत ही आप कह सकते हैं कि इक्वल लेवल पर समझता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन के लेवल पर, वर्ल्ड के लेवल पर, जियोपॉलिटिक्स के लेवल पर तभी किया जाता है जब एक देश अपने दूसरे देश को अपने बराबर या इस बात को समझता है कि रेसिप्रोसिटी में रेसिप्रोकल रिलेशन किए जा सकते हैं, ये बराबरी है। नहीं तो अगर मान लीजिए कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री है या कोई डेवलपिंग देश है, स्पेशली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जिनकी इकोनॉमी छोटी है या जहां पर पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स नहीं नजर आते हाल आने वाले 10-15 सालों में, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है जनरली आप देखेंगे कि वो या उनकी कंपनीज जो है वहां से प्रोडक्ट बनाकर उस कंट्री में भेजती है, रेदर देन उस पूरी टेक्नोलॉजी को ही वहां पर वो भेज दे, जिसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहा जाता है। तो इंडिया में आज का जो न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस में भी और जो है हिंदू में भी, ये न्यूज़ जो दिखाई देती है ये शो करती है इस बात को दैट कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर हो रहा है भारत में। अब ये केवल और केवल प्रोडक्ट बाहर से मंगाने वाली बात नहीं रही है, स्पेशली सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं। अब गुजरात में सिलेक्ट करने का देखिए सबसे बड़ा कारण ये है, ये जो माइक्रॉन कंपनी है सेमीकंडक्टर की जो कंपनी है, ये इन्वेस्ट इसलिए कर रही है 825 मिलियन कि गुजरात में अगर आप देखें तो वहां का एक तो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कंड्यूसिव बिजनेस इन्वायरमेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और जो ग्रीनफील्ड वाली जो प्रॉब्लम आती है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी 1-2 दिन पहले, ग्रीनफील्ड यानी कि सेमीकंडक्टर की प्लांट्स को सेटअप करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप बिल्कुल किसी जीरो से स्टार्ट करते हैं किसी ऐसे एरिया में जहां पर जो है सप्लाई चेन नहीं है या जहां पर रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हुआ है कभी भी, जो बिल्कुल ही जीरो से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली सिस्टम सेटअप करने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। बट गुजरात में ऐसा ना होकर यहाँ पर कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट है, टैलेंट की पूरी पाइपलाइन है, स्पेशली इन सनानंद इंडस्ट्रियल पार्क, तो इसलिए गुजरात को सिलेक्ट करा गया है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि देखिए इसमें एक ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट कुछ पॉलिटिशियंस या कुछ एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि ड्यू टू पीएम मोदीज एक सॉफ्ट जो कॉर्नर होता है, बिकॉज वो गुजरात से आए हैं प्रधानमंत्री बनने से पहले, तो वो जो कनेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं जुड़ता है और ये कोई बुरा नहीं है। इससे पहले आप देखेंगे कि लालू प्रसाद यादव का बिहार की तरफ जो है एक रुझान था, तो वहां पर काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं बिहार की तरफ डाइवर्ट किए जाते थे ज्यादा। बट ऐसा इसलिए नहीं बिकॉज अगर गुजरात में लगता भी है
जो लगेगा ही, तो इससे फायदा पूरे देश को होगा सेमीकंडक्टर के लेवल पर। तो यूएस चिप मेकर जो माइक्रोन है वो इतने ज्यादा 825 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। और याद रखिएगा, इन इट्स फर्स्ट सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी, यानी कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर असेंबल भी किए जा सकेंगे और टेस्ट फैसिलिटी भी होगी अवेलेबल इंडिया में। ये अभी बात की जा रही है कि 2024 के लास्ट तक आते आते, यानी कि आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट अराउंड दिवाली के समय तक, अगले साल तक, अक्टूबर या सितंबर के बाद में, जो लास्ट के 3 महीने हैं, जब तक आप देख पाएंगे कि ये जो जो प्लांट है ये सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देगा, इट विल बी वर्किंग। तो एक पॉजिटिव न्यूज है। अब इसी न्यूज से कनेक्टेड न्यूज जो है, पहले मैं इसको कवर कर लेता हूं, दैट इज जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने साइन करा है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू जिसे कहते हैं, फॉर मैन्युफैक्चरिंग द जेट इंजन इन इंडिया। और ये जेट इंजन किसके होंगे? असल में ये जो हैं ये F414 इंजन हैं, जो कि आपके जो मार्क 2 है LCA तेजस जो है लाइट जो एयरक्राफ्ट है उसके लिए ये इस तरीके के इंजन्स बनाए जाएंगे, F414 पावर्ड एयरक्राफ्ट। और ये जो इंजन्स हैं जनरली ये ऑलमोस्ट अराउंड आप देखेंगे 8 बड़े नेशंस जो हैं वो अपने एयरक्राफ्ट वगैरह में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये 5th जनरेशन ट्विन इंजन है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फॉर MK1 मार्क 1 के लिए। तो यहां पर भी आपको जो इसका एक पार्ट समझना है वो ये है कि अब ये टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर हो रहा है। अब ये प्रोडक्ट ट्रांसफर या सर्विस ट्रांसफर तक या आउटसोर्स कर देने तक सीमित नहीं रह गया है। इससे ये पता चलता है कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है ग्लोबल लेवल पर, जो हमारी पॉलिसीज हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो काफी स्ट्रांग हैं और वो यूएस की तरफ जो है यूएस को भी अट्रैक्ट करा रही हैं हमारी तरफ। दैट शोज कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर अब हो रहा है। अब केवल ये मेयर प्रोडक्ट देना या लेने तक बात नहीं सीमित। तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। अब इसी के साथ थोड़ा पाकिस्तान की तरफ भी देखते हैं। तो पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज, उन्होंने आईएमएफ के हेड के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज की। ये ऑलमोस्ट अराउंड, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट अराउंड 20 से 22 घंटे पहले ही ये मीटिंग खत्म हुई है, जिसमें ये बात उन्होंने करी कि जो 6 बिलियन की जो उन्होंने लोन लिया हुआ है उसको बेल आउट वो कर पाए। सो पाकिस्तान इज होपिंग टू अनलॉक अ $6 बिलियन बेल आउट। अब देखिए बेल आउट होता क्या है फाइनेंस के टर्म में। बेल आउट इज बेसिकली एक ऐसा, जब समय आ जाए, जब कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कंट्री, कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल खुद भी बहुत ही बैंकरप्सी के कगार पे आ जाए और उन्होंने लोन किसी से लिया हुआ हो और उन्हें अब वो लोन चुकाना उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ना होकर सरवाइव करना या बैंकरप्सी से बचना एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। सर्वाइवल लेवल की जब बात आ जाती है, सर्वाइव से मेरा मतलब है बैंकरप्सी से बचना, फाइनेंशियल सर्वाइव जिसको कहते हैं सर्वाइवरशिप, उस तक वो लेवल जब आ जाता है तो उसको हम कहते हैं बेल आउट करना। यानी कि जनरली क्या होता है कि जो कंपनीज वगैरह बिल्कुल डूबने के कगार पे आ जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन या अगर उन्होंने किसी से लोन लिया है तो जिससे लोन लिया है वो उससे बेल आउट कराते हैं। बेल आउट में एक मेथड होता है जिसको कहते हैं क्रिटिकल ट्रांच मेथड। ट्रांच जो शब्द है ये भी फाइनेंस का एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि जो लोन लिया है, लेट जस्ट से मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 लाख का लोन लिया और 10 लाख तो चले, वो लोन पे ही नहीं कर पा रहे 10 लाख का, और वो बैंकरप्ट और होने जा रहे हैं। उस प्रॉब्लम में, उस इशू के लिए डील करने के लिए कि अभी के लिए कम से कम मैं सर्वाइव तो कर पाऊं, बैंकरप्ट तो ना हूं, तो वो इस 10 लाख का जो लोन है एग्जैक्ट, इसके ऊपर हो सकता है 5 लाख का लोन और मांग लें उस लोन गिवर से, और ये बोलें कि आप एक साथ 5 लाख का लोन भी मत दीजिए हमें ऊपर से, आप इसको छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में हमें देना शुरू कर दीजिए, जैसे 50,000 का 10 बार आप अगर इंस्टॉलमेंट दें, तो इसको कहा जाता है ट्रांश। ये फाइनेंस का शब्द है तो इसको याद रखना है आपको। तो पाकिस्तान ने $6 बिलियन जो है उस वो तो पे वो कर नहीं पा रहा है, इसीलिए उन्होंने डिफॉल्टर बनने से बचने के लिए पहले ही आईएमएफ के हेड के साथ ये मीटिंग करी है और ये बोला है कि आप प्लीज हमें बेल आउट करें इस चीज से, और ओवरऑल हमें ट्रांच प्रोवाइड करें $6 बिलियन के ऊपर $1.1 बिलियन का। हम पहले अपनी कंडीशन ठीक करते हैं, उसके बाद लोन को कैसे चुकाना है उस पर बात की जाती है। तो ये जो पूरा पार्ट है ये लोन स्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म का पार्ट है जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। बट आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखनी है, जैसे ट्रांच क्या होता है, जैसे बेल आउट क्या होता है। ये शब्द अगर यूपीएससी में पूछ ले जाते हैं, कई बार छोटे छोटे शब्दों को वो पूछ लेता है कि इसका मतलब बताइए या ये रिलेटेड किससे है। ट्रांच अगर आपसे पूछ ले कि किससे रिलेटेड है, प्रीलिम से पूछा जा सकता है। ऑप्शन A B C D, ऑप्शन ए में हो सकता है कि वो बोल दे लोन से रिलेटेड है, लोन स्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड है। ऑप्शन बी में हो सकता है वो बोल दे रेलवे से रिलेटेड है। सी में बोल दे जो है
इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई टर्म है, डी में कुछ और बोलते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये जो टर्म्स है किस किस चीज से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब इकोनॉमी का ही एक और अच्छा सा जो आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव पॉइंट है, पाकिस्तान का जो न्यूज़ है थोड़ा सा नेगेटिव है, बट पॉजिटिव न्यूज़ एक और आती है फिच की तरफ से। फिच ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है, जो उन्होंने 2023 और 24 के लिए 6% दी थी, अब उसको उन्होंने 6.3% बोल दिया है कि इतना ही जाएगा। सो फिच अपग्रेड्स इंडिया जीडीपी ग्रोथ टू 6.3, एक्सपेक्ट्स रेट कट्स अर्ली नेक्स्ट ईयर। अब ये बोलने का कारण क्या रहा है? देखिए, अगर आप भारत में अभी देखें, फिलहाल जनवरी से लेकर अभी तक, या मोटा मोटा अगर हम बोलें फर्स्ट क्वार्टर और साल के कुछ शुरू के 2-3 महीने, तो उसमें ओवरऑल जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यानी कि टॉप 100 कंपनीज या टॉप 50 कंपनीज जो हैं, जिनको निफ्टी 50 में भी नाप लिया जाता है, कई बार निफ्टी 100 में भी नाप लिया जाता है, जो कि इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट में टॉप कंपनीज को बताता है, तो उनमें जनरल सेंस में जो ज्यादातर कंपनीज हैं, स्पेशली जनवरी फेब के बाद अगर हम बात करें, तो काफी अच्छे रिजल्ट उनमें आए हैं, फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट। उसमें भी अगर हम देखें, स्पेशली जो फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी है, उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और ऐसी कंपनीज जो जो आप कह सकते हैं कि कार से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, जो ट्रांसपोर्ट वगैरह या ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। दैट इज ऑल्सो वन सच पार्ट विच हैज ऑल्सो इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रोबस्ट क्रेडिट ग्रोथ इज ऑल्सो वन सच पार्ट, और गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पुश दे रही है। एंड ऑल्सो मॉडिरेशन इन दी कमोडिटी प्राइसेस, कि अब वो अनस्टेबल नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा कमोडिटी के प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि फिच ने अपना पॉजिटिव एक व्यू पॉइंट रखा है, और उन्होंने कहा ये 6% से बढ़ाकर 6.3% तक जाएगा फॉर 2023 टू 2024। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन के बारे में, कमेटी के बारे में, एमपीसी के बारे में। देखिए, आप जानते हैं कि एमपीसी होता क्या है। एमपीसी देखिए, ये 6 मेंबर की एक कमेटी होती है जो 2015 के बाद से आई, और इसमें दो सबसे बड़े नाम, यानी कि जो डिप्टी गवर्नर हैं और जो आरबीआई के गवर्नर हैं, वो दोनों ही इन 6 मेंबर की जो कमेटी है इसका पार्ट रखते हैं, इसमें होते हैं। और इसका जनरली काम ये होता है कि रेपो रेट को एडजस्ट करा जाए, जिससे कि इन्फ्लेशन को टैकल किया जा सके। ऐसा ना हो कि चीजें बहुत ज्यादा महंगी या बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएं। जनरल सेंस में आप कह सकते हैं 4% का टारगेट होता है, 4% इज द टारगेट, जिसमें हम +-2% का एक डेविएशन रखते हैं। यानी कि हो सकता है महंगाई जो है 4+2% हो जाए, या 4-2%, यानी कि 2 से 6% के बीच में वो जाती रहती है ऊपर नीचे। बट अब जो आरबीआई गवर्नर हैं, उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल का जो समय है, उसमें हमें इन्फ्लेशन को की जो प्रॉब्लम, जो सिचुएशन है, वो थोड़ी सी अनस्टेबल होती नजर आ रही है। अनस्टेबल इसलिए नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीजें इसके पीछे काम कर रही हैं, बट अनस्टेबल इसलिए कि टारगेट अभी एग्जैक्टली देना एमपीसी में, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन कमेटी में टारगेट्स अभी डायरेक्टली देना थोड़ा सा ट्रिकी पोजीशन में है। ऐसा क्यों है? इसके दो बड़े बड़े कारण हैं। पहला, खारिफ क्रॉप की यील्ड कैसी निकलेगी, एल नीनो का प्रभाव, एल नीलो, एल नीनो, ELNINO, इसका प्रभाव, या मॉनसून जो है उसको लेकर भी अभी काफी चिंताएं हैं। किस तरीके से खारिफ क्रॉप की यील्ड होगी, उसके बेसिस पर सप्लाई डिमांड मार्केट में जो है फ्लक्चुएट कर सकता है। तो इसीलिए डिप्टी गवर्नर ने भी बोला है कि अभी जो पॉलिसी हम मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज इन दी ब्रेस मोड। ब्रेस मोड का मतलब होता है जब आप हर चीज को प्लान ना कर पाए, जब आप प्लान बहुत ही शॉर्ट टर्म में करें, उसको कहा जाता है ब्रेस मोड। और आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि अभी इन्फ्लेशन से फाइट जो है वो खत्म नहीं हुई है, एंड नाउ वी नीड टू अंडरटेक फॉरवर्ड लुकिंग असेसमेंट ऑफ इवॉल्विंग इन्फ्लेशन ग्रोथ आउटलुक एंड स्टैंड रेडी टू एक्ट। तो अभी उन्होंने ब्रेस मोड को रखा हुआ है। देखिए, ब्रेस मोड शब्द जो है असल में, ब्रेस मोड ये असल में जो है एथलीट्स इसका जनरली ज्यादा इस्तेमाल करते थे, मार्शल आर्ट से लिया हुआ ही शब्द है। ब्रेस मोड का मतलब जनरली होता है दैट यू हैव टू ब्रेस योरसेल्फ, कि आप जब सिचुएशन में होते हैं और कोई चीज चल रही है, ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे आपका डायरेक्टली कंट्रोल नहीं है, तो आप हर चीज को कंट्रोल करने की बजाय अपने आप को कंट्रोल करते हैं मेजर को कंट्रोल करने से। तो इन्फ्लेशन जो है ड्यू टू सम अदर रीजंस लाइक एल नीनो, ड्यू टू मॉनसून और अनस्टेबिलिटी या सप्लाई डिमांड में अभी हमें मिसमैचेस हो सकता है आगे देखने को मिले। तो इसीलिए उन्होंने अभी कोई एज सच लॉन्ग टर्म प्लान कह सकते हैं या एक बड़ी जो है टारगेट को अभी नहीं रखा है, वो अभी ब्रेस मोड में है, ये डिप्टी गवर्नर ने बोला है।
तो ये जनरली बात है, ये आप आने वाले आपको 2 से 3 महीनों के अंदर इसमें हो सकता है कुछ चेंजेस देखने को मिले। हो सकता है इस महीने के एंड तक एक दो न्यूज़ आपको एमपीसी से जुड़ी और भी देखने को मिले इन दी न्यूज़पेपर। बट आपको जो जनरल लेवल पर याद रखना है वो है मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है उसका क्या काम है, रेपो रेट को 4 to 2% मैंने आपको बता दिया, और उससे इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल करते हैं। 6 मेंबर की ये बॉडी है जिसमें 2 मेंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, आरबीआई गवर्नर और आपके डिप्टी गवर्नर। अब वर्ल्ड न्यूज की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और एचएएल ने जो एमओयू साइन करा है। अब बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की तरफ, दैट वाज अ पॉजिटिव न्यूज जो कि है G20 एजुकेशन मिनिस्टर। देखिए G20 एजुकेशन मिनिस्टर का पिछले दिन ही अभी जो है सारे जो G20 में पार्टिसिपेंट्स थे ऑलमोस्ट अराउंड 150 देशों से 150 एजुकेशन मिनिस्टर्स या जो पार्टिसिपेंट्स थे वो आए, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा। और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात को बोला कि हमें जो एआई का जो यूज़ है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी स्पीच दी और उसमें उन्होंने ये बताया कि हमें एआई का जो इस्तेमाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आपने देखा होगा चैट जीपीटी जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है एक दो महीने में, हाल ही के कुछ 3-4 महीने में तो काफ़ी ज़्यादा उसका इस्तेमाल भी बढ़ा है। तो G20 मेंबर्स हैव एग्रीड ऑन दी नीड टू वर्क टुगेदर, जिससे कि वो एजुकेशन सिस्टम को रेदर देन एक बहुत बैकवर्ड लेवल का रटने वाला एजुकेशन सिस्टम हो, उसको छोड़कर अब वो एजुकेशन सिस्टम को एक इक्विटेबल, रिजिलियंट, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल फ्यूचर से जुड़ा हुआ एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं। और एजुकेशन से रिलेटेड उन्होंने यही बात करी, जिसमें उन्होंने बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी अब नहीं रहा है। अब चैट जीपीटी वगैरह के आने की वजह से अब ये प्रेजेंट का पार्ट है जो फ्यूचर में बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज रखता है। सो G20 कंट्रीज एजुकेशन मिनिस्टर्स हैव एग्रीड टू इंक्लूसिव यूज of artificial intelligence in education and also in skilling that respects human rights की भी यहाँ पर बात हुई है। उन्होंने ये भी बोला that G20 members have to seek to overcome age, gender, socio-economic challenges, जिससे हम आगे जो है एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाए, नॉट जस्ट फॉर बॉयज़ बट ऑल्सो फॉर गर्ल्स, फॉर लाइक जेंडर से हम आगे आ पाए। ऐसा ना हो कि जेंडर इनक्वालिटी की वजह से ही जो है एजुकेशन में अगर आप चेंज भी ले आते हैं तो वहीं पर पीछे की तरफ रह जाए। मिलकर काम करने की जरूरत है। तो ये G20 में एजुकेशन मिनिस्टर्स ने एआई के ऊपर काफी ज्यादा जो है जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी स्पीच में इसके बारे में बोला। अब G20 से ही जुड़ी हुई G20 टूरिज्म मीट जो होती है, उससे जुड़ी खबर आ रही है दैट रशिया हैज डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द G20 टूरिज्म मीट। यानी कि रशिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। रशिया ने अपने आप को डिसोसिएट कर दिया है फ्रॉम G20 टूरिज्म मिनिस्ट्रियल मीटिंग आउटकम एट द गोवा, जो गोवा में होता। अब इसका रीजन क्या था? देखिए, अगर पिछले साल आप देखें बाली में जो एक समिट हुआ था, वहां पर जो समिट हुआ उसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, लिखा जाता है कि किसने क्या क्या बोला। तो ओवरऑल जो डॉक्यूमेंटेशन आया उसमें 2 पैराग्राफ थे जिनके अंदर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था जो रशिया को ऐसा लगा कि उसके खिलाफ जो है वो शब्द हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 पैराग्राफ्स मेंशनिंग लाइक डिप्लोर वॉर इन यूक्रेन एंड कॉल यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एज इनएडमिसेबल, यानी कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना गलत है या आपको जो है शांत रहना चाहिए। डिप्लोर और जो इनएडमिसेबल जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया बाली के समिट में। तो उससे जो है अपना एक गुस्सा दिखाने के लिए या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा स्ट्रांग ओपिनियन दिखाने के लिए रशिया ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है कि हम जो है G20 का जो टूरिज्म जो होगा मीट उसमें नहीं पार्टिसिपेट करेगा रशिया। सो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसका। देखिए, रशिया जो है काफ़ी स्ट्रांग एक स्टैंड पे खड़ा हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर जब से यूक्रेन रशिया वॉर हुई है। और जो भी देश उसको हल्का सा भी आप कह सकते हैं, इंडिया ने भी इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने कमेंट्स जो है बाली समिट में दिए थे पिछले साल। तो उसको लेकर रशिया जो है अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड बना के चलता है, इसलिए वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं G20 से। अब इसी पॉइंट को मैं आगे और ले जाता हूं दूसरे न्यूज पे, विच इज दैट दिस वन। प्रधानमंत्री मोदी यूएस में है, मैंने आपको बताया था, ये अभी इसमें न्यूज आती रहेंगी। उसमें एक बड़ी जो न्यूज है दैट इज इंडस एक्स, जो बेसिकली है इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, जो वॉशिंगटन में इवेंट लॉन्च हुआ। इसके अंडर क्या होगा कि 30 यूएस और इंडियन स्टार्टअप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आए, मिले और बात हुई कि कैसे डिफेंस और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। इंडस एक्स के अंदर यह बात की गई कि कैसे स्टार्टअप जो है
डिफेंस के भी स्टार्टअप्स हैं काफी सारे, इंडिया में भी और यूएस में भी। एक तो उनको आपस में एक साथ लाया जाए जिससे टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हो सके और आइडियाज एक्सचेंज हो सके। प्लस दूसरी बात ये कही गई है यहाँ पर इंडस एक्स में कि पहली बात है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी। दूसरी जो बात करी गई है सबसे इंपॉर्टेंट वो है फंड की बात। ऐसा कहा गया है भी, ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं लिखित में नहीं है कहीं पर भी, बट फंड एक क्रिएट करने की बात की गई है इंडस एक्स के लिए, जिससे दोनों लेवल पर यानी कि इंडिया और यूएस के साइड में जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो इस फंड का जो है फायदा उठा सकें, या एक्चुअली इंडस एक्स जो है इसको हम आगे चलाए रखें व्हेन इट कम्स टू द फंडिंग पार्ट ऑफ इट। तीसरा जो है वो ये कहा गया है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेशंस का किया जाना चाहिए यूएस के कुछ स्टार्टअप्स और इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं उनके बीच में, क्योंकि ओवरऑल लेवल पर अगर आप देखें कोई ऐसा स्टैंडर्डाइज सर्टिफिकेशन नहीं है, उसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। इंडियन स्टार्टअप जो है उनके पास जो सर्टिफिकेशन है, जैसे डिफेंस से रिलेटेड कुछ चीज है उसमें सर्टिफिकेशन है, वो क्या एक्सेप्टेबल है यूएस में, हाँ या ना, या यूएस के स्टैंडर्ड्स कुछ और कहते हैं, तो उनको एक साथ लाने के लिए ये इंटरसेक्स बहुत इंपॉर्टेंट जो है आप कह सकते हैं इवेंट लॉन्च हुआ वॉशिंगटन में। And then also multiple deals were closed between both the nations and doors of White House opened for India as well. अब इंपॉर्टेंट जो एक और न्यूज आ रही है वो है आर्टेमिस अकॉर्ड हो सकता है। अभी देखिए इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन करेगा। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। असल में आर्टेमिस अकॉर्ड एक यूएस के द्वारा एक स्टैब्लिश करी गई एक अकॉर्ड है जिसको देशों ने साइन करा है, और जिन भी देशों ने साइन करा है वो बेसिकली जो स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स है उसमें कोऑपरेशन की बात करते हैं। पीसफुल जो है टू प्रमोट पीसफुल एंड कोऑपरेटिव एक्सप्लोरेशन फॉर स्पेस। जनरली इसका अब ज्यादा रुझान जो है वो लूनर एक्सप्लोरेशन की तरफ है, मून की तरफ है, ह्यूमंस को वापस जो है मून पर भेजना, तो इसका एक पूरा पार्ट रहता है। तो आर्टेमिस अकॉर्ड जो है was established by US and 7 partner countries in October 2020 और इसमें टोटल 13 प्रिंसिपल्स हैं। तो ये बात पहले से ही काफी पहले से की जा रही थी 2020 से ही, अक्टूबर से ही, कि भारत को भी इसका पार्ट होना चाहिए। तो अब भारत ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन करेगा। अभी साइन करा नहीं है याद रखिएगा, बट करेगा ऐसी बात की जा रही है। टोटल अभी तक 26 देशों ने इसको साइन कर लिया है। इसको साइन करने का एक बड़ा जो है फायदा ये मिल सकता है कि इसरो नासा जो है अगर वो पास में एक साथ आते हैं कोऑपरेशन के जरिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो होगा ही और काफी ज्यादा मदद मिल पाएगी। इससे जो चंद्रयान 3 है या आने वाले फ्यूचर में जो हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है वो और स्ट्रांग हो सकते हैं, स्ट्रेंथन हो सकते हैं। प्लस इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वहां पर इंडियन एस्ट्रोनॉट्स वगैरह भी जा पाएंगे और इसरो को भी एक्सेस उसका मिल पाएगा, जो अभी फिलहाल के लिए कुछ 26 जो देश हैं जिन्होंने इसको साइन करा हुआ है उन तक है। उसमें भी यहाँ पर भी आप देखेंगे कि रशिया भी है, इनफैक्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो एक्सेस है रशिया के पास भी है। बट आप यहाँ पर देखेंगे कि जो रशिया है उसने काफी बार न्यूज में ऐसा बोला है कि हम 2024 तक अपना जो है इससे डिसोसिएट कर लेंगे अपने आप को, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो यूएस वाला है उस पर हम नहीं रहेंगे, हम इस आर्टेमिस अकॉर्ड से हो सकता है बाहर आ जाएं। कई बार इस तरीके की जो है अब देखेंगे न्यूज आती रहती है, कभी 2024 तक छोड़ देंगे, कई बार 2028 तक छोड़ देंगे। कहने का मतलब ये है कि रशिया जो है अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखता हुआ आया है और यूएस से थोड़ा सा वो उसकी हॉस्टिलिटी आपको पता ही है कैसी है। प्लस इंडिया का क्यों इसमें फायदा हो सकता है और यूएस का क्या फायदा है, वो क्यों चाहता है कि इंडिया इसको साइन करे। देखिए इंडिया एक बहुत इमर्जिंग पावर है और बहुत पावरफुल देश है, बट यहां पर अगर आप देखें रशिया और चाइना जो है आर्टेमिस अकॉर्ड में कहीं ना कहीं पीछे की तरफ रह जाते हैं, और दूसरे देश जो है स्पेशली कनाडा और जो वेस्टर्न पोर्शन है ग्लोब का वो उन्होंने ज्यादा साइन करा हुआ वहां के देशों ने, रेदर देन अगर आप उसको एशिया से कंपेयर करें या उसमें भी रशिया और चाइना से कंपेयर करें। और इस चीज को लेकर जो है यूएस अपने डिप्लोमेसी को समझता हुआ है और वो चाहता है कि इंडिया इसका जो है इसको साइन करे, और इंडिया ने भी इसको अनाउंस कर दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी इंक्लूडिंग दी वर्ल्ड न्यूज एज वेल एज इकोनॉमिक न्यूज और कुछ मिसलेनियस न्यूज भी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।